अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप कि आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है महरम और इसको लिखा है अनीला कंवल ने, और आज है नावल की 5वीं एपिसोड। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आकिब फ्लैट पहुंचकर शावर लेता सोने को लेट गया। मसरूफ इतना था कि आंख झपकने को वक्त तक नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की गुड़िया का तपा हुआ फूला फूला सा चेहरा सामने आ गया। ओह, तो मतलब अब तुम ऐसे तंग करोगी? आकिब झिंझिला कर बोला, तकिया सर के गिर्द रखकर बोला। लेकिन जैसे ही आंखें बंद की फिर से वही काम। तंग नहीं करो यार, रेस्ट करने दो। आकिब अब उठकर बैठा, गुस्से से बोला। फिर बालों में हाथ मारता सोने को लेट गया। आखिर कुछ टाइम बाद जैसे कैसे करके नींद की देवी मेहरबान हो ही गई। मुस्तफा थका हारा फिर से बिस्तर पर लेट गया और इस लड़की के बारे में सोचने लगा। अगर आखिर ऐसी क्या वजह है जो वो इतना खौफजदा है। मुस्तफा सर पर हाथ से मसाज करता बोला, कहाँ देखा है इसको? मुस्तफा सोचता हुआ बोला, फिर जहन पर दबाव डालता हुआ सोचने लगा। कुछ देर बाद याद करने पर याद आया कि इसे देखा था कुछ दिन पहले एक रोड पर, जहाँ इसकी टक्कर हुई थी और इसके पास बच्चा भी था। ये याद आने पर मुस्तफा ने पास बेड पर सोए बच्चे को देखा, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस दिन देखा था। फिर एक हाथ से उस बच्चे के चेहरे को छुआ, जो सोता हुआ बहुत मासूम नजर आ रहा था। मुस्तफा को बेइख्तियार उस पर प्यार आया और झुककर माथे पर लब रखे, फिर आहिस्ता आहिस्ता थपकता हुआ एक बाजू सर तले रख कर सोने को लेट गया। सुबह हुई तो दरवाजा बज उठा। हया ने कोफ्त से देखा, फिर उठकर दरवाजा खोला, जहां शाह मुस्कुराता हुआ खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सुबह सुबह? सुकून नहीं? हया तब कर बोलती, फिर से जाकर बिस्तर में घुस गई। उठ जाओ, चची ने बुलाया है। शाह करीब आकर बोला, बस करो चची के चमचे। हया ने गुस्से से बोला, अच्छा उठ जाओ, तब खाने के टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। शाह बिस्तर साइड पर करता बोला, जिस पर हया गुस्से से देखती उठ गई। अच्छा मरो, बैठो, मैं मुंह हाथ धो लूं। हया उठती बोली और शाह मुस्कुरा दिया और वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद हया बाहर आई तो शाह को मुंतजर पाया। शाह ने हाथ में एक सफेद फूल हया के सामने किया। हया मुंह खोले देखने लगी। हाय शाहू, इतने साल भी तुम्हें याद है? हया फूल लेती खुशी से बोली, मुझे तुम्हारी एक एक बात याद है। शाह मुस्कुरा कर बोला, हाय शाहू, तुम कसम से बहुत 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 ज्यादा अच्छे हो। हया मुस्कुरा कर बोली और फिर हाथ में फूल लिए शाह दिल के साथ नीचे नाश्ता करने चल दिए। और शाह और हया दोनों को बातें करते आते देख कर नसीम बेगम के साथ साथ बाकी भी मुस्कुरा दिए, जबकि वहीं कोई एक नफ्स था जो हसद में जलकर राख हो चुका था। मॉर्निंग मम्मा। हया नसीम बेगम के गले लगती लाड से बोली, जबकि सभी खामोशी से देखने लगे। अब सबको गुड मॉर्निंग हया। अब सबको गुड मॉर्निंग हया सब पर नजर डालकर बोली, और साथ ही शाह दिल के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। भाभी, हया बेटी आजकल क्या कर रही है? फारूक खान ने नाश्ता करते पूछा। ताया जान, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और आजकल बहुत अहम मिशन पर हूँ। हया नाश्ता करती खुद ही बोल उठी, लेकिन फिर इसी टाइम जल्दी से छलांग लगाती खड़ी हुई। ओ माय गॉड, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो गई? अल्लाह, मेरे साथ तो मेरा कीमा बना देंगे। मम्मा मैं जा रही हूँ, सो सॉरी, फिर कभी से ही, अभी मुझे जाना है। हया तेजी से बोलती कमरे की जाने भागी, जबकि सब हक्का बक्का हया को देख रहे थे। और नसीम बेगम सर पर हाथ रख के बैठी थी। शाह भी मुस्कुराता हुआ उठकर वहां से चला गया। भाभी, ये क्या जॉब कर रही है हया? आप जानती है ना, हमारे खानदान की बेटी कभी थाने नहीं गई और आपने इसे ये काम करने की इजाजत दे दी। फारूक खान बोले। देखें भाई साहब, आपकी बात बजा है, लेकिन हया का पुलिस में जाना उसके बाबा की ख्वाहिश थी, और अब ये कहाँ देखा जाता है कि लड़की को कहाँ जाना और कहाँ नहीं। मैंने इसे कभी इसके बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी। इसको वो सब दिया जो उसने चाहा। नसीम बेगम नरमी से लेकिन हतमी अंदाज में बोली। नसीम बेगम की बात पर सबका चुप लगी। भाभी, ये पराठा खाए ना, देखे नैना ने अपने हाथ से बनाया है। छोटी भाभी जल्दी से पराठा आगे करती बोली, जिसे नसीम बेगम ने मुस्कुराकर उठा लिया, जबकि फारूक खान खामोश रहे। तुम किस केस पर काम कर रही हो? शादिल हया को तेज तेज हाथ चलाता देखकर बोला, बहुत खतरनाक है यार, क्या बताऊं, बस तुम दुआ करो ये केस हल हो जाए बस, फिर मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। हया बैग
اٹھا کر بولی کیوں نہیں، میری دعا اور میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ شاہ نے کہا اور اچھا مجھے چھوڑ دو گے تم؟ حیا نے پوچھا کیوں نہیں محترمہ، یہ بندہ تو آپ کا حکم کا غلام ہے۔ شاہ تھوڑا جھک کر بولا، جس پر حیا ہانکتی، بس کرو شاہو، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، چلو جلدی کرو۔ حیا تیزی سے بھاگتے بولی۔ شاہ پیچھے پیچھے نیچے آ گیا، نیچے آ کر سب کو اللہ حافظ بولتی حیا نسیم بیگم کے گلے لگتی تیزی سے چلی گئی۔ مصطفیٰ بچے کے رونے کی آواز پر اٹھا، ٹائم دیکھا تو کافی ہو چکا تھا، رات بے سکونی کی وجہ سے نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ بچے کو ساتھ لگائے مصطفیٰ باہر آ گیا تو کچن میں آ کر فریج سے دودھ نکالنے لگا، تبھی کچھ منٹ بعد گڑیا بھی آ کر مصطفیٰ کے ساتھ لگ گئی۔ گڈ مارننگ آغا جان، گڑیا لاڈ سے بولی۔ گڈ مارننگ میری ڈول، مصطفیٰ پیار سے اپنے ساتھ لگاتا بولا، تبھی گڑیا کی نظر بچے پر پڑی۔ مجھے پکڑا دیں۔ گڑیا نے پکڑ لیا۔ آپ اسے کھلاؤ، میں دودھ گرم کر لوں تب تک۔ مصطفیٰ کپ فولڈ کرتا کام میں جت گیا، جبکہ گڑیا سر ہلاتی بچہ اٹھائے محب اور محیب کے کمرے میں چلی گئی تاکہ ان کو اٹھا سکے۔ ایک بار پھر سے وہی خون ہی خون حفظہ کو نظر آنے لگا، نیند میں ہی خوف سے چیخنے لگی اور اسی دوران اٹھ بیٹھی۔ آنکھ کھولی تو خود کو انجان کسی اعلیٰ سطح کے کمرے میں پایا۔ میں کہاں ہوں؟ حفظہ خود سے بولی اور اٹھ کر باہر جانے لگی۔ دماغ میں ایک ہی خیال تھا، کہیں اس لیاقت بلوچ نے تو اسے قید نہیں کر لیا۔ اسی سوچ سے مزید خوف سا پھیل گیا۔ گڑیا محب والوں کے کمروں کی جانب جا رہی تھی جب رات والی لڑکی اسے کمرے سے باہر آتی نظر آئے۔ حفظہ نے سامنے کسی انجان لڑکی کو دیکھا جس کے پاس اس کا بچہ تھا۔ حفظہ ڈر اور خوف سے گڑیا کی جانب بھاگ پڑی اور اچک کر اس سے منان کو چھین لیا۔ گڑیا حیران سی کھڑی رہی۔ آپ اب ٹھیک ہیں؟ گڑیا نے آہستہ سے پوچھا۔ حفظہ منان کو ساتھ لگائے بس روئے جا رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ گڑیا نے پریشانی سے پھر پوچھا۔ حفظہ خوف سے پیچھے ہوئی۔ مجھے جانے دو، حفظہ روتی ہوئی بولی۔ آپ چلے جانا، لیکن پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ گڑیا نے کہا نہیں مجھے جانا ہے۔ حفظہ نے ایک طرف تیزی سے جاتے بولا، جبکہ گڑیا جلدی سے اونچی آواز میں مصطفیٰ کو بلانے لگی۔ مصطفیٰ پریشان تھا، دودھ چھوڑ کر بھاگا۔ سامنے ہی حفظہ منان کو ساتھ لگائے بھاگ رہی تھی۔ مصطفیٰ کو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دیکھیں آپ یہاں بالکل ٹھیک ہیں، پلیز بیٹھ جائیں، مصطفیٰ نے کہا۔ منان جو حفظہ کے رونے کی وجہ سے اب رونے لگ گیا تھا، اسے مجھے دے، مصطفیٰ نے ہاتھ آگے کرتے کہا۔ مصطفیٰ کی بات پر حفظہ نے منان کو اور مضبوطی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم مار دو گے اسے بھی، تم مجھے بھی مار دو گے، تم اسی کے بندے ہو۔ حفظہ ڈر سے بولی، دیکھیں وہ گر جائے گا، مجھے دیں اسے۔ مصطفیٰ اب تھوڑا سختی سے بولا اور منان کو حفظہ سے لے لیا۔ واپس کرو مجھے، یہ بس میرا بیٹا ہے، سنا تم نے؟ حفظہ مصطفیٰ سے چھین کر بولی۔ گڑیا ہکا بکا سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ آپ اسے مزید رلا رہی ہیں، پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر لے لینا اسے، مصطفیٰ نے سختی سے کہا اور ساتھ ہی منان کو اس سے لے لیا۔ منان اب مصطفیٰ کی گود میں آتے ہی سوں سوں کرتا چپ ہو گیا تھا۔ گڑیا میرا فون لو اور عاقب کو کال کرو، اسے کہو جلدی آئے۔ مصطفیٰ حفصہ کو بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا کر بولا۔ عاقب کا نام سن کر گڑیا نے برا سا منہ بنایا۔ آغا جان اسے کیوں کال کرنی ہے؟ گڑیا نے پوچھا۔ گڑیا جو کہا وہ کرو، مصطفیٰ نے کہا، جس پر گڑیا نہ چاہتے ہوئے بھی کال کرنے چل دی۔ عاقب نیند میں تھا جب کال آنے پر بیزار تھا، اٹھا اور بغیر دیکھے کال کاٹ دی۔ گڑیا نے غصے سے پھر کال کی، پھر سے کال آنے پر عاقب نے کوفت سے کال اٹھا لی۔ کس کو تکلیف ہے؟ عاقب غصے سے بولا۔ تکلیف تمہیں ہی ہوتی ہے ہر وقت، جو سکون نہیں ہے میرے آغا جان کو بھی تم نے اپنے قابو میں کرنا شروع کر دیا ہے، گڑیا غصے سے بولی۔ عاقب کی بند آنکھیں چمک بھک سے کھل گئی اور نمبر دیکھا جو مصطفیٰ کا تھا۔ تم مصطفیٰ کے نمبر سے کال کر رہی ہو؟ اتنی یاد آ رہی تھی تو یار خود اپنے نمبر سے کر لیتی، عاقب نے جلا کر کہا۔ او ہیلو، فضول میں خواب نہ دیکھو، گڑیا تب کر بولی۔ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے، اب تم نہ مانو تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن کال تم نے کی، پر مصطفیٰ کے نمبر سے، یہ بہت غلط بات ہے مائی گرل، بات کرنا تھی تو مس کال کرتی، میں خود کر لیتا۔ عاقب لمبی چوڑی بات کرنے لگا، ساتھ ساتھ منہ ہاتھ بھی دھونے لگا۔ دفعہ ہو جاؤ ٹھڑکی کہیں کے، آغا جان نے کہا تھا تبھی کال کی میں نے، مرو تم فضول انسان، بائے۔ گڑیا غصے سے بولی، تو پہلے بتاتی، میرا ٹائم تم نے ویسٹ کروا دیا۔ عاقب نے ناراض سا ہو کر کہا، ہاں تم ہو پی ایم ہو، ہاں تم ہو نا پی ایم، بڑے آئے، آغا جان بلا رہے ہیں، اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے، اب زیادہ میک اپ نہ کرنا اور آ جاؤ۔ گڑیا بھی تب کر بولی، لگتا ہے کافی انتظار کر رہا ہے کوئی۔
आकिब लब दबाकर बोला, मरो खड़ूस कहीं के। गुड़िया तब कर बोलती कॉल काट के, जबकि आकिब एक कहका लगाता, सेल जेब में डालता, कीज उठाकर फ्लैट को लॉक करता बाहर निकल आया। यार मुझे नहीं लगता आज मेरी खैर होगी। हया कार में बैठी बोली, इतना डरती क्यों हो? खा तो नहीं जाएगा तुम्हारा सर? शाह ने कहा, तुम नहीं जानते इतने खड़ूस है यार कि क्या कहूँ। इनकी बात पत्थर पर लकीर समझ लो, एक लफ्ज भी इधर उधर हुआ तो समझ लो पक्की शामत। हया ने डिटेल बताई। अच्छा कुछ नहीं होता, परेशान मत हो, तुम कहो तो मैं बात कर लूं। शाह ने कहा, अरे अब ऐसी वही बात नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, बस ये केस बहुत अहम है तो इसलिए जरा कर रही हूँ। हया ने शाह को मना किया। ठीक है जैसे तुम चाहो, शाह ने कहा और हया के इशारे पर कार रोकी। तुम जब फ्री हो जाओ तो कॉल करना, मैं पिक कर लूंगा। शाह ने हया को उतरता देखकर कहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं, मम्मा ने घर आ जाना है तो मैं घर ही जाऊंगी। हया ने कहा, चाची इधर ही रहेंगी जब तक शादी नहीं हो जाती, इसलिए तुम भी इधर ही जाओगी। शाह ने हया को कहा, जिस पर हया मुंह बनाती ठीक है कर दूंगी बोलती चली गई। शाह काफी देर उसे जाता देखता रहा, फिर अपने एक दोस्त को कॉल करने लगा। मुस्तफा ने बहुत मुश्किल से हिफ्जा को काबू किया था। फिर मोहिब और मुहीब भी उठ गए तो थोड़ा तो सहारा हुआ, लेकिन हिफ्जा खामोश खौफजदा थी, घुटनों में सर लिए बस रोए जा रही थी। मुस्तफ़ा ने मोहिब और मुहीब को नाश्ता बनाने का बोला कि कहीं फिर से वो उठकर भागना ना शुरू कर दे। तभी बाहर बेल बजी। आकिब होगा, जाओ गुड़िया दरवाज़ा खोलो, मुस्तफ़ा ने कहा। गुड़िया मुस्तफ़ा को कैसे मना कर सकती थी, इसलिए बुरी शक्ल बनाती चली गई। आकिब बेल फिर से बजाने लगा। जब गुड़िया ने गुस्से से दरवाजा खोला, सब्र नहीं है क्या, बदतमीजों की तरह बेल पर बेल दे रहे हो, गुड़िया ने कॉट खाते कहा, जबकि आकिब गहरी मुस्कुराहट लिए गुड़िया का तपा हुआ सुर्ख होता चेहरा देखकर दिल ही दिल में हंस रहा था। तुम तो बाहर बोर्ड लगा दो कि एक से दूसरी बेल ना दी जाए। आकिब ने चोट की। लग भी गया ना बोर्ड तो तुम जैसे फिर भी बाज नहीं आते, गुड़िया ने घूर कर कहा। बाकी का तो पता नहीं, पर हाँ मैं बाल आने वालों में से नहीं, वैसे लगता है कोई इंतजार कर रहा था। आकिब ने लब दबाकर हंसी रोक कर कहा, ओ वही हुआ। गुड़िया जलकर आंख हो गई। किसने कहा? मैं और वो भी तुम्हारा इंतजार करूंगी? ख्वाब भी मत देखना कभी, मैं गुड़िया दी ग्रेट हूँ समझे। गुड़िया मुंह चिढ़ाकर बोली, हाँ तभी तो बोला, लेकिन मैंने तुम्हारा तो नहीं कहा। देखा चोर की दाढ़ी में तिनका, तुम खुद ही बोल पड़ी। अब मुझ पर इल्जाम मत दो। अंदर दाखिल होता मजीद गुड़िया को जलाकर बोला, तुम। गुड़िया गुस्से से लाल पीली हो गई। हाँ जानता हूँ यार, आम हंसम बट, आकिब ने कीज हाथ में घुमा कर कहा, जिस पर गुड़िया बल खाती रह गई। दफा रहो तुम ऐसी ऐसे ही। गुड़िया दूसरी जानिब जाने लगी। मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, आकिब ने हुक्म देते कहा। गुड़िया हक्का बक्का वापस मुड़ी। क्या कहा तुमने? गुड़िया ने पूछा। ओह तुम्हें लगता है ऊंचा सुनता है, मैंने कहा चाय बनाकर लाओ। आकिब ने जिला देने वाली मुस्कुराहट लाकर कहा, चाय और वो भी मैं? दिमाग तो नहीं खराब? मुझे आगा जान नहीं कभी ऐसा हुक्म दिया तो तुम कौन होते हो हुक्म चलाने वाले? गुड़िया ने तब कर कहा, मैं जो भी हूँ वो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन अभी तुम चाय लाओगी मेरे लिए? आकिब ने फुर्सत से कहा, कभी नहीं। गुड़िया ने साफ इनकार किया। ओके तो ठीक है, मैं अभी मुस्तफ़ा को बता देता हूँ जाकर। आकिब आगे बढ़ता बोला, जबकि गुड़िया गुस्से से बल खा कर रह गई। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? गुड़िया ने कहा, मेरी मजाल जो मैं तुम गुड़िया दी ग्रेट को ब्लैकमेल कर सकूं। मैं तो बस आगा जान को इसकी प्यारी मासूम डोल के कुछ कारनामे बताना चाहता हूँ जिससे वो बिल्कुल ही अनजान है। आकिब ने हाथ बांधकर मासूम बनकर कहा, जबकि गुड़िया इस चालाक लूमड़ को देखती रह गई। अब तुम बना रही हो चाय या फिर मैं बताऊं? आकिब ने गुड़िया से कहा, तुम्हें तो मैं बताऊंगी, चाय पीनी है ना, देखते जाओ फिर मैं क्या करती हूँ। गुड़िया ने वार्न करते कहा, तुम बनाओ तो सही, बाकी बात बाद में। सी यू लिटल सी यू लेटर माई गर्ल। आकिब हंसकर गुड़िया को जलाकर राख करता वहां से मुस्तफ़ा की जानिब चला गया, और गुड़िया जली भुनी किचन की जानिब, जहां मोहिब और मोहिब नाश्ता बना रहे थे। देखें आप कुछ बताएंगी हमें तो ही हम कुछ मदद कर सकेंगे, आकिब ने तीसरी बार हिफ्जा से कहा, लेकिन हिफ्जा की पोजीशन में कोई फर्क ना आया। आप बता रही हैं कुछ या फिर मैं अपना सख्त लहजा इस्तेमाल करूँ? आकिब ने अब पुलिस वाला लहजा इख्तियार किया। यार आराम से, खौफजदा है वो, मुस्तफ़ा ने कहा। फिर तुम ही पूछो इससे, आकिब ने चिढ़ कर कहा। आप इतनी खौफजदा क्यों हैं, हमें बताएं ताकि हम फिर आपकी मदद करें, मुस्तफ़ा ने नरमी से कहा। हिफ्जा ने सर उठाकर देखा, आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। मुस्तफ़ा को बेख्तियार बहुत तरस आया। पानी पी लें और हमें बताएं, मुस्तफ़ा ने पानी पकड़ा कर कहा। जैसे जिसे कांपते हुए हिफ्जा ने पिया।
आकिब खामोश था, अब बैठा देख रहा था क्योंकि मुस्तफ़ा उसे सख्ती नहीं करने दे रहा था। अब बताएं क्या हुआ था? मुस्तफ़ा ने पूछा। हिफ्ज़ा ने मुस्तफ़ा को देखा और सर झुकाकर बोलने लगी। वो उसने उसने हिफ्ज़ा लड़खड़ाती आवाज़ में बोलने लगी। किसने और क्या किया? आकिब ने पूछा। मुस्तफ़ा ने घूर कर उसे चुप रहने का कहा। जिसे और आकिब भी बदले में घूर कर रह गया। हौसला रखें, बताएं, मुस्तफ़ा ने कहा। उसने मार दिया मेरी अम्मी को मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ भी ना कर सकी। हिफ्ज़ा इतना कहकर फिर से रोने लगी। मुस्तफ़ा ने अफसोस से देखा। अच्छा, आप आराम करें, जब आपका गम कम हो जाएगा तब हम इस पर बात कर लेंगे। मुस्तफ़ा ने कहा। नहीं, मुझे जाना है, मेरा बच्चा दो और जाने दो मुझे। हिफ्ज़ा उठ खड़ी हुई। देखें, आपका यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए आप यहाँ रहें। जैसे आपकी हालत ठीक होगी फिर चली जाना, मुस्तफ़ा ने कहा। जिस पर हिफ्ज़ा ने कोई जवाब ना दिया। आखिर खामोश तमाशाई बना बैठा था। कोई काम है? गुड़िया को आता देखकर मोहिब ने कहा। हाँ, मुझे आगा जान के मेहमान खसूसी के लिए चाय बनाना है। गुड़िया ने कहा। खैर है? आज सूरज कहाँ से निकला है मोहिब? मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? मोहिब हैरान होता बोला, जिस पर गुड़िया मजीद चल गई। तंग ना करें, गुड़िया ने कहा। अच्छा अच्छा बाबा, तुम रहने दो, मैं बना रहा हूँ, मोहिब ने कहा। ठीक है। गुड़िया मजे से खड़ी हो गई। इसे क्या पता मैंने बनाई है किसने? गुड़िया खुश होती सोचने लगी और दिल ही दिल में खुश थी कि इसे वह उल्लू बना रही है। गुड़िया चाय लिए मुस्तफ़ा और आकिब के पास गई। मुस्तफ़ा मनान को हिफ्ज़ा को देने गया था। आकिब ने गुड़िया को देखा। गुड़िया बेनियाज से चाय रखकर वहां से वापस मुड़ी। जब आकिब ने चाय का कप पास पड़े गमले में डाल दिया। डेरिंग गर्ल्स, आकिब ने जवाब दी। गुड़िया गुस्सा काबू करती वापस मुड़ी और आकिब को अपनी ही जानिब देखता हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम मुझे क्या समझती हो? आकिब ने कप को देखकर कहा। खैर, समझती तो बहुत कुछ हूँ, बेहतर है ना ही पूछो। गुड़िया ने मुंह बनाकर कहा। तुम अभी बच्ची हो अब्बा जी, तुम्हें बहुत टाइम लगेगा मुझ जैसा बंदे को पागल बनाने के लिए, इसलिए शराफत से जाओ और जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ, आकिब ने की नक्शों से देखकर कहा। आकिब की बात पर गुड़िया का मुंह खुल गया। मैंने बनाई है? गुड़िया ने एतमाद से झूठ बोलना चाहा। आकिब मुस्कुराता हुआ गुड़िया के करीब आया और झुककर गुड़िया की आंखों में देखा। गुड़िया फौरन नजर फेर गई। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, मुझे मुस्तफ़ा समझने की गलती मत करना कभी। मैं डीएसपी आकिब मुर्तज़ा हूँ मेरी जान, तुम्हारा ये चेहरा ही साफ साफ बता देता है तुम झूठ बोल रही हो। आकिब हल्का सा सर खम करके नरमी से बोलता गुड़िया को खामोश करवा गया। अब अच्छे बच्चों की तरह जाओ और चाय बना कर लाओ, आकिब ने पैंट की जेब में हाथ डालकर कहा। गुड़िया हक्का बक्का सी वापस मुड़ गई। इसे कैसे पता चला कि मोहिब ने बनाई? गुड़िया परेशान सी सोचने लगी। तुम्हारी बनी चाय की एक अलग खुशबू होगी, इसलिए मैं जानता हूँ ये तुमने नहीं बनाई, पीछे से आकिब ने आहिस्ता से कहा। तो गुड़िया ने मुड़कर देखा, जो इसे ही देखकर खड़ा मुस्कुरा रहा था। कहीं इसके पास जिन भूत तो नहीं? इसे क्या पता मैं क्या सोच रही हूँ, गुड़िया ने हैरत से सोचा। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, आकिब ने फिर से कहा। तो गुड़िया वहां से जल्दी से 9 तो 11 हो गई। पक्का इस पर कोई भूत का छाया है, गुड़िया दिल ही दिल में बोली और किचन में घुस गई। मोहिब ने वापिस आते देखकर पूछा। वो कब गिर गया था? आप रहने तो मैं बना लूंगी, गुड़िया ने कहा। तुमने कभी नहीं बनाई? मैं बनाता हूँ, मोहिब ने कहा। इतनी भी बात नहीं, आती है मुझे बनाना, गुड़िया चैलेंज करती बोली। मोहिब गुड़िया के इसरार पर बाहर चला गया और गुड़िया अपनी जिंदगी की पहली अनमोल चाय बनाने में मसरूफ हो गई। गुड़िया शर्ट के बाजू ऊपर कहे कोहनी तक करती चाय बनाने में जुट गई। मेरे हाथ की चाय पीनी है नवाब ने, ऐसी चाय बनाऊंगी कि पी कर नानी दादी सब याद आएगी, गुड़िया केतली उठाकर बोली और इसे आधा भर लिया। फिर खड़ी होकर सोचने लगी, मोहिब भैया पहले इतना पानी लेते होते हैं, फिर इसके बाद गुड़िया सोचती बोली। फिर कुछ याद आया तो केबन की जानिब चली। फिर ऐसे वाला डब्बा उठाकर इसमें कुछ डालते होते हैं, गुड़िया एक डब्बा उठाकर बोली। नहीं, मेरे ख्याल में ये वाला उठाते हैं, गुड़िया एक और डब्बा उठाकर बोली। फिर इसे ले जाकर एक मिर्च का चम्मच निकालकर पानी में डाल दिया। अब क्या डालना है, गुड़िया रुक कर सोचने लगी। हाँ, दूध। गुड़िया फ्रिज की जानिब चल दी और वहां से 2 बड़े पैकेट को उठाया और इनमें से दही वाले को उठा कर ले गई। मेरे ख्याल में एक पैकेट काफी होगा, गुड़िया पूरा पैकेट पानी में डालकर बोली। अब जलाती हूँ आग, गुड़िया गैस ऑन करती बोली। बस बजे मिनट, गुड़िया ढक कर बोली और ठीक 5 मिनट बाद उसे उतार लिया। तैयार हो गई मेरी पहली चाय, गुड़िया खुश होती कप निकाल कर चाय नुमा को चीज कोई अजीब चीज डालती बोली। शक्ल तो अजीब सी है, लगता दूध कम डाला है, गुड़िया चाय को देखकर बोली। फिर सर झटक गई। खुद बड़ा नवाब है जो इसको खाली दूध वाली बना कर दूं, गुड़िया मुंह बनाती बोली और कप ट्रे में रख कर बाहर निकल आई अपने चाय के अजीबोगरीब अजूबे के साथ। हया भागती हुई पुलिस थाने आई। सामने ही अमजद बैठा था। अस्सलाम वालेकुम सर, आगे? हया ने अमजद से पूछा। मिस हया, जल्दी से अपने काम पर जाएं, सर बहुत गुस्से में थे, अमजद ने कहा। हाँ हाँ, जा रही हूँ।
حیا جلدی سے اپنا حلیہ بیکاری والا بناتی بولی، پھر اسی رفتار سے باہر نکل گیا۔ امجد بھی پیچھے نکل آیا۔ جیسے ہی حیا اپنی جگہ پر گئی، وہی آدمی جو اس دن سے ملا تھا ایک جانب کھڑا انتظار کر رہا تھا، حیا کو آتا دیکھ کر اس کی جانب آیا۔ لڑکی کہاں تھی کل؟ تو حیا کو دیکھتا بولا، کیا بتاؤں، نہ پوچھو، کل میری طبیعت بہت خراب تھی۔ حیا بیمار سی شکل بنا کر آنکھوں کو رونے جیسا بنا کر بولی، اچھا چل، اب تجھے فکر نہیں کرنی، ہم سب ہیں تیری فکر کو، چل میرے ساتھ۔ حیا کو دیکھتا وہ بولا۔ حیا سر ہلا کر پیچھے چل دی اور ساتھ ہی کچھ دور کھڑے امجد کو اشارہ کیا۔ ویسے آپ کرتے کیا ہو؟ حیا نے پوچھا۔ بتا دیں گے، لیکن ابھی تمہیں بس دیکھنا ہے، جب سیکھ جاؤ گی تو بتا دیں گے سب۔ وہ آدمی بولا۔ حیا دانت پیس کر بولی، تیرا نام کیا ہے لڑکی؟ وہ آدمی رک کر بولا۔ حیا گڑبڑا گئی۔ بالی۔ حیا جلدی سے بولی، چل بالی، تو اپنا سامان بھی کل لے آنا، ہمارے ساتھ رہے گی، وہ آدمی بولا۔ حیا پریشان ہوگی، یہ تو سوچا نہیں تھا، تبھی ذہن چلاتی جواب تلاش کرنے لگی۔ پریشان نہ ہو بالی، ہم سب تیرے اپنے ہیں، آپ سے۔ وہ آدمی حیا کو دیکھتا بولا، نہیں، بس وہ گھر جیسا بھی ہے پر میرا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتی، میری ماں کی یاد ہے وہاں۔ حیا جھٹ سے ذہن چلا کر روتی ہوئی بولی، اچھا چل، جیسے تیری مرضی۔ وہ آدمی رک کر بولا۔ حیا دل ہی دل میں خود کو داد دیتی رہ گئی۔ گڑیا مسکراتی ہوئی چائے لے کر آئی، اس کے ہاتھ کی بنی اسپیشل چائے۔ عاقب نے غور سے گڑیا کو دیکھا اور پھر کپ کو۔ مصطفیٰ گڑیا کو آتے دیکھ کر چونکا، چائے آپ کیوں لائی ہو؟ محب کہاں ہے؟ اسے کہا تھا بنائے، مصطفیٰ نے کہا۔ ارے نہیں آغا جان، میں نے خود ہی سوچا آج میں بھی بنا کر دیکھتی ہوں، گڑیا مسکراتی ہوئی بولی، جس پر مصطفیٰ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اچھا چلو رکھ دو، مصطفیٰ نے کہا۔ گڑیا نے چائے ٹیبل پر رکھ دی اور کن رکھیوں سے عاقب کو دیکھا جو اپنی ہنسی چھپا رہا تھا، یہ آپ کے لیے بنائی تھی، آخر کو آپ میرے آغا جان کے بیسٹ فرینڈ ہیں، گڑیا دانت پیس کر بولی، جس پر عاقب کا دل کیا کہکا لگایا لیکن ضبط کر گیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چائے مصطفیٰ کو پینی چاہیے، آخر کو بھائی اس کی ڈول نے پہلی بار بنائی ہے، عاقب نے مزے سے کہا، جس پر مصطفیٰ مسکرا دیا۔ ہاں یہ تو ہے، لاؤ میں ٹیسٹ کرتا ہوں، کیسی بنائی ہے میری ڈول نے؟ مصطفیٰ مسکرا دیا، چائے کو پکڑا۔ تب وہاں پر محیب آیا۔ ارے میں نے سنا آج گڑیا نے چائے بنائی ہے، محیب نے پوچھا۔ ہاں نا، آپ بھی ٹیسٹ کریں؟ گڑیا نے کپ مصطفیٰ سے پکڑ کر محیب کو پکڑا کر کہا۔ محیب چائے کی شکل دیکھ کر رونی شکل بنا گیا۔ گڑیا یہ چائے ہے؟ محیب نے افسوس سے کہا۔ کیوں کیا ہوا؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ اب مہمان کے سامنے محیب کیا بولتا؟ کچھ نہیں، بس مجھے یہ کچھ اور ہی طرح کی لگ رہی ہے، محیب دانت پیس کر بولا۔ چیک تو کریں نا، پھر بتائیں، گڑیا نے جلدی سے کہا۔ نہیں رہنے دو، مجھے پتا ہے یہ بہت اچھی ہوگی۔ محیب نے بھاگنا چاہا لیکن قسمت کہاں ساتھ تھی۔ نہیں پہلے چیک کریں، گڑیا نے ضد سے کہا۔ آ کے بیٹھا اپنی ہنسی روک رہا تھا کیونکہ چائے کی شکل سے ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کیسی ہوگی۔ مصطفیٰ نے بھی محیب سے کہا کہ چیک کرے۔ محیب بری طرح پھنس چکا تھا، آخر مرتا کیا نہ کرتا، اسے یہ زہر کا گھونٹ بھرنا ہی پڑا، لیکن جیسے ہی گھونٹ منہ میں بھرا، محیب کے ہاتھ سے کپ گر گیا اور وہ شم کو بھاگا۔ مصطفیٰ پریشان تھا پیچھے چلا، جبکہ گڑیا خود پریشان وہاں کھڑی رہی۔ اوف، یہ چائے تھی سیریس؟ عاقب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتا بولا۔ گڑیا غصے سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا تکلیف ہے؟ گڑیا نے کہا۔ تکلیف تو محیب کو ہے، اب اتنے ساری سو کولڈ چائے جو پی۔ عاقب سرخ چہرے سے بولا۔ گڑیا کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ گڑیا تب کر بولی، میری وجہ سے کیسے؟ میں نے چائے کا کہا تھا نا کہ یہ عجیب سی چیز تھا۔ عاقب نارمل ہوتا بولا، دفع ہو جاؤ، جب سے یہ آئے ہو میری مشکل پر مشکل پیدا کر رہے ہیں، سکون نہیں ہے اپنے گھر۔ گڑیا تب کر بولی، او ہیلو، کسی غلط فہمی میں ہو تم، یہاں میں مصطفیٰ کے کہنے پر آیا ہوں، خود سے نہیں، سمجھی؟ عاقب گڑیا کو جتا کر بولا، بھاڑ میں جاؤ تم۔ گڑیا پیر پٹک کر بولی، آ جاؤ ساتھ میں چلتے ہیں، میں اکیلا بور ہو جاؤں گا۔ عاقب آنکھ مار کر بولا، ٹھرکی، آغا جان کے سامنے کتنے شریف بنتے ہو، لیکن اللہ معاف کرے کیسے ہو تم؟ گڑیا کانوں کو ہاتھ لگاتی بولی، شریف تو تم بھی بہت بنتی ہو، لیکن اصل میں کیا ہو میں بھی تو جانتا ہوں۔ عاقب مزے سے بولا، جس پر گڑیا اور تپ گئی اور کڑ کر رہ گئی۔ اللہ کرے تمہیں ظالم ترین بیوی ملے جو تمہیں گنجا کر دے، گڑیا بد دعا دیتی بولی، جس پر عاقب کا زوردار کہکا لگا۔ ہاں ویسے یہ بد دعا نہیں، دعا ہے میرے لیے، اور کچھ دن تک اس دعا کو میں سامنے لانے والا ہوں، پھر تم خود پچھتاؤ گی کہ کاش یہ دعا نہ دی ہوتی۔ عاقب گڑیا کو دیکھتا بولا۔ گڑیا دو حرف بھیجتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ عاقب مسکرا کر رہ گیا۔ تب ہی کچھ دیر بعد مصطفیٰ آیا اور اس نے بتایا کہ محیب کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے گڑیا کی چائے کی وجہ سے، کیونکہ اس نے مرچ اور دہی سے چائے بنائی تھی۔ عاقب کو بے اختیار محیب پر بہت ترس آیا اور شکر کیا کہ وہ خاص چائے مصطفیٰ نے نہیں پی لی۔ فاروق خان نے ایک فائل ٹیبل پر نسیم بیگم کے سامنے رکھی۔ یہ کیا ہے بھائی صاحب؟ نسیم بیگم نے حیرت سے پوچھا۔
असम की जायदाद की फाइल है ये, और हम चाहते हैं कि इस्लामी हक रखते हुए ये जो खाली प्लाट है वो आप रख लें और बाकी हमें दे दें। हया बेटी की आप फिक्र ना करें, इसकी हम खुद शादी करवाएंगे। फारूक खान ने अपनी बात पूरी की। नसीम बेगम ने हैरत से फारूक खान को देखा। देखे भाभी, आप जानती हैं फारूक को कितना नुकसान हुआ है कुछ माह पहले, और इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, वरना आप जानती हैं हमें इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं रही कभी। फारूक खान की बेगम बोली, जी भाभी, देख देख लिया है और जान भी गई, लेकिन मैं ये फैसला हया के हाथ में थमा चुकी हूँ, वही इसका फैसला करेगी, क्योंकि असवन ने अपनी जिंदगी में ही सब कुछ हया के नाम किया था। नसीम बेगम ने सब पर बम फोड़ा था। ये आप क्या कह रही हैं? असवन ऐसा कैसे कर सकता है? इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी मुझे। फारूक साहब गुस्से से खोल उठे। भाई साहब, आप बोलने से पहले सोच जरूर लिया करें, वरना मैं भी लिहाज नहीं करूंगी, नसीम बेगम ने सख्ती से कहा। बात को बिगड़ता हुआ देखकर फारूक खान की बेगम ने जल्दी से पराठा नसीम बेगम की प्लेट में रखा। छोड़े, नाश्ता करते हुए ऐसी बातें लेकर बैठे हैं सब। ले भाभी, नाश्ता करें आप, भाभी नसीम को मुस्कुरा कर बोली, जबकि नसीम बेगम खामोशी से सबको देखती रह गई। हया को वो आदमी एक जगह ले गया जहां पर झुग्गी की तरह के घर बने थे। हया सब कुछ बारीक बीनी से देख रही थी। फिर इस आदमी ने एक लड़की को आवाज दी जो कुछ ही मिनट बाद बाहर आई। मेकअप, जीन्स पहने, बालों को डिजाइन में कट करवाया हुआ, हाई हील पहने बाहर आई। हया उसे देखती रहेगी। क्या चीज है, कैसी जगह पर रहती है, और फैशन, अल्लाह माफ करे, मुझे तो इस सब के नाम तक नहीं मालूम। हया दिल ही दिल में देखती बोली। वो लड़की नजाकत से चलती हुई हया वालों के पास आई। हाँ बोल, लड़की हाथ में पकड़े सेल में मैसेज करती बोली। ये बाली है, ये अब से हमारे साथ रहेगी। वो आदमी हया का तारुफ करवा कर बोला। इस लड़की ने हया को गौर से देखा। ठीक है, वो लड़की बोली। बाली, ये रानी है, ये तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ रहने का तरीका समझा देगी, कोई मसला हो तो इससे बोल दिया करी। अब वो आदमी हया को इस लड़की का बताने लगा। हया सर हिलाकर रह गई। ठीक है, मैं जा रही हूँ, 2 घंटे बाद मिलेंगी, वो लड़की वहां से जाती बोली। फिर वो आदमी हया को लेकर बाकी के लोगों से मिलवाने लगा, जो वाकई शक्ल से भी फकीर लग रहे थे, और हया सब कुछ गौर से देख रही थी। हिफ्जा को वहां रहते हुए अब 1 हफ्ता हो चुका था। कुछ हद तक अब वो डर खौफ से बाहर आई थी, जबकि मनान तो मोहिब और गुड़िया के साथ बहुत अटैच हो चुका था। जब रात को ज्यादातर मुस्तफ़ा के पास ही सोता था, फिर गुड़िया मुस्तफ़ा के कहने पर इसे हिफ्जा के पास छोड़ आती, जबकि मुस्तफ़ा ने हिफ्जा के लिए कुछ कपड़े भी खरीद लिए थे ताकि इसे कोई मुश्किल ना हो। लेकिन इस सब से में मुस्तफ़ा और हिफ्जा का आमना सामना नहीं हुआ था, और मुस्तफ़ा भी नहीं चाहता था कि वो उसकी मौजूदगी में डर महसूस करे, जबकि बाकी सबकी बातों का वो हाँ में जवाब दे देती थी। अभी चलें भी, बाहर बारिश हो रही है, गुड़िया हिफ्जा को जबरदस्ती उठाकर बोली। हिफ्जा ना चाहते भी उठ पड़ी। गुड़िया की बातें और इसका मोहिब मोहिब वालों को तंग करना, इस सब से हिफ्जा का दिन कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन माजी को भूल जाता था। आपको पता है मुझे बारिश से इश्क है, गुड़िया बाहर भागती बोली, जबकि मुस्तफ़ा इस वक्त अपने ऑफिस में था और मोहिब मोहिब अपनी यूनी, और मनान सो रहा था। इसलिए आज पहली बार हिफ्जा अपने कमरे से बाहर निकली थी। गुड़िया बाहर लॉन में आकर गोल गोल घूमने लगी, बाहें फैलाए बारिश की बूंदों को पकड़ती गुड़िया खिलखिलाकर हंस रही थी, जबकि हिफ्जा खामोश खड़ी गिरती बूंदों को देख रही थी, और जहन था कि माजी में खो रहा था। वो भी किसी वक्त में ऐसी ही थी, खुश मिजाज, जिंदा दिल, जिसकी हंसी से सारा घर आबाद था। बारिश की दीवानी, बारिश तो जैसे उसका इश्क थी। अभी बारिश की पहली बूंद गिरी नहीं कि इसका शोर शुरू हो जाता था। अरे लड़की, गिर जाओगी, अंदर आ जाओ, राशिदा बेगम इसे बारिश में खेलता देखकर बोलती है। अरे बेगम, ना रोको, वो खुश है, उसे खेलने दो ना, जाने नसीब में आगे क्या होगा। अभी इसकी खुशी को मत खराब करो। हिफ्जा के बाबा हिफ्जा को मुस्कुराता देखकर मोहब्बत से बोले। बाबा आ जाएं आप भी। हिफ्जा अपने बाबा को भी बारिश में खींच कर बोली, और इसके बाबा ने कब इसकी किसी बात से मना किया था। हिफ्जा के साथ ही बारिश में खिलने लगी। तभी पकौड़ों की खुशबू से ही हर जगह छा गई। अरे आपी, आप तो दुनिया की सबसे हसीन बहन है। हिफ्जा भागकर नायाब के गले लगती बोली। बस बस आ जाओ, अब बाबा आप भी आ जाए, नायाब मुस्कुरा कर बोली। सब हंस रहे थे, खुशी से भरा आबाद घर था। कौन जानता था कि इस हंसते बसते घर को कभी किसी की बुरी नजर लगेगी। कहाँ चले गए हैं सब, मुझे इस जालिम दुनिया की ठोकरों पर छोड़कर। हिफ्जा जमीन पर बैठी गिरती रोती हुई माजी को याद करती बोली। गुड़िया अपनी ही मस्ती में गुम थी कि इसे हिफ्जा की बिगड़ती हालत का इल्म न हुआ। तभी घर में मुस्तफ़ा दाखिल हुआ, क्योंकि जानता था कि बारिश में गुड़िया रोकने पर भी भीग जाती है और फिर बुखार भी हो जाता है, लेकिन वो सुनती कब है। मुस्तफ़ा जैसे ही घर आया, सामने ही लॉन में गुड़िया बारिश में गुम थी, जबकि थोड़े फासले पर हिफ्जा कांप रही थी और खौफ में घिरी रो रही थी। मुस्तफ़ा भागता हुआ हिफ्जा की जानिब आया और गुड़िया को आवाज़ दी। गुड़िया होश में और हिफ्जा की जानिब भागी। आपी आपी, गुड़िया परेशानी से हिफ्जा को खड़ा करती बोली। हिफ्जा
मुस्तफ़ा हिफ्ज़ा को सहारा देकर इसके कमरे तक लाया। सॉरी आगा जान, मुझे पता नहीं था इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। गुड़िया नादम सी बोली, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठो, इनके हाथ पाँव पर मालिश करो, मैं दवाई और साथ में सूप लेकर आता हूँ। मुस्तफ़ा हिफ्ज़ा को बिस्तर पर लिटाकर अच्छे से कंबल देता, गुड़िया को बिठाकर बोलता, किचन की जाने भागा। आप ही सॉरी, आप मेरी जिद की वजह से बारिश देखने गई। गुड़िया अफसोस से बोली, जबकि हिफ्ज़ा कांपती हुई नींद बेहोशी में जा रही थी। फाइल में सर खपाते हुए अचानक कॉल आने पर उसने सेल उठाया। जी मामा, मसरूफ सा आकिब बोला, आज तुम घर आ रहे हो, वो तो अहम बात करनी है, आयशा बेगम ने कहा। आकिब ने गहरा सांस लिया। मामा आप जानती हैं मैं नहीं आ सकता। आकिब ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम आज आ रहे हो, मुझे बहुत अहम बात करनी है आज, और कुछ नहीं सुनना, अल्लाह हाफिज। आयशा बेगम अपनी बात पूरी करती कॉल काट गई, जबकि आकिब तब कर रह गया। हया सारा दिन बोर होती रही, अब करने को था नहीं। और बात जिसे जिसे वो करने की कोशिश करती वो बस हूँ हाँ से देता। थक हार कर हया एक बच्चे को लेकर बैठ गई। इधर आओ, हया ने बाजू से पकड़ा। हाँ बोल। वो बच्चा हया को देख के बोला, तुम्हारा नाम क्या है? हया ने पूछा। मुन्ना। बच्चा बोला, ये कैसा नाम है? हया ने पूछा। तुम्हारा क्या नाम है? बच्चे ने पूछा। बाली। हया ने बताया। तो ये कैसे गेंद बल्ले जैसा नाम? बच्चा जवाब देता बोला, जिस पर हया का मुंह खुला। बहुत तेज हो, हया ने कहा। तुम भी तो हो, बच्चा मजाक उड़ाकर बोला। अच्छा मुझसे दोस्ती करोगे? हया ने हाथ आगे करके कहा। सोचूंगा, वैसे भी आजकल लड़कियों के नखरे बहुत हैं, बच्चा सोच कर बोला, जिस पर हया का हैरत से मुंह खुल गया। तो बात, तुम बच्चे हो और बातें देखो। हया कानों को हाथ लगाकर बोली, हाँ तो तुम्हें शर्म नहीं आती? लड़के को दोस्ती का बोल रही है। बच्चा भी हया से दो हाथ आगे था। हया दांत पीट कर रह गई। मैं दोस्ती का कहा, कौन सा तुम्हें शादी का बोला? हया तब कर बोली, तो तुम नहीं जानती, पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार और फिर शादी। बच्चा सर पर हाथ मारकर बोला, जिस पर हया फिर हैरान रहेगी। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? हया ने पूछा। नहीं है, बच्चे ने कहा। हया को बेख्तियार दुख हुआ। फिर तुम यहाँ कैसे स्कूल जाते हो? हया ने पूछा। अरे कैसी बातें कर रही हो, यहाँ मैं इतना काम कर लेता हूँ कि दो वक्त की रोटी मिल जाती है, और क्या चाहिए? बच्चा हया को पागल समझ रहा था। अच्छा मुझसे दोस्ती करोगे? देखो रोज टॉफी दूंगी, हया ने कहा, जिस पर बच्चा हंस पड़ा। मैं बच्चा नहीं जिसको तुम टॉफी से लारा लगा रही हो, बड़ा हो गया हूँ। हाँ रोज समोसा खिला दोगी तो मैं सोचूंगा, बच्चा बोला, जिस पर हया मुस्कुराती। ठीक है अब हम दोस्त, हया ने हाथ आगे करके कहा। हाँ पर तुम मुझे और डोरे नहीं डालोगी, ठीक है? बच्चा कुछ सोचकर फिर बोला, जिस पर हया फिर हैरान रह गई। हाँ बाबा नहीं करूंगी कुछ, हया हंस कर बोली। लड़का, फिर ठीक है, बच्चा हया के हाथ पर हाथ रखता बोला। हया मुस्कुरा दी और फिर थोड़ी बहुत बातें करने लगी। मुस्तफ़ा ने हिफ्जा को दवाई दी और बाहर से और गुड़िया से कहा कि वो इसे सूप पिला दे। खुद मनान के साथ खेलने लगा। फिर मोहिब मोहिब के आने पर मनान इनको पकड़ाकर खुद रेस्ट करने चला गया। आखिर अपने फाइल्स को समेटकर अमजद को खास हदायत देता बाहर निकल गया। मुर्तज़ा साहब समेत सब वहाँ जमा थे। देखें भाईजान, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां बाहर जाएं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब आपको कोई हतमी फैसला कर दें, ताकि मैं मजीद किसी उम्मीद पर ना रहूँ। आखिर को 3 जवान बेटियां हैं मेरी। मुर्तज़ा साहब की बहन सीमा आपा बैठी अपनी बात मुकम्मल कर गई थी। सब खामोश थे। आपा आप जानती हैं आकिब का मजाज, कहाँ सुनता है वो? मुर्तज़ा साहब बोले, मुझे कुछ नहीं सुनना, और ये आपकी ही ढील का नतीजा है कि वो इस तरह कर रहा है, वरना औलाद की क्या मजाल जो माँ बाप के सामने सर भी उठा ले। सीमा आपा बोली, आपा आप जानती हैं वो शुरू से ही कितना जिद्दी और गुस्से वाले मिजाज का है, हम अपनी मर्जी कैसे थोप दें? मरियम बेगम ने कहा। भाभी आप तो रहने ही दें, आपको बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ आपका ही है, सीमा आपा ने कहा, जिस पर हॉल में खामोशी छा गई। मरियम बेगम शर्म से पानी पानी हो गई, जबकि अंदर आते आकिब ने ये बात सुन ली थी। तभी नीली आंखें सुर्ख हो गईं और गुस्से से माथे की रगें फूल गईं। फूफो जान, आप मेरी मम्मा से बात करने के लिए अल्फाज का चुनाव सीखें पहले, वरना मुझे आपको सिखाने के लिए 1-2 मिनट बहुत होंगे, आकिब ने सख्त लहजे में कहा, जिस पर बाकी सबको सांप सूंघ गया, जबकि मुर्तज़ा साहब को काफी नागवार गुजरा। ये क्या तरीका है आकिब? मुर्तज़ा साहब ने कहा। डैड आप रहने दें, मैं अच्छे से जानता हूँ किससे किस तरह बात की जाती है। आकिब ने सुर्ख होती आंखों से सबको देख कर कहा। देख लिया, ये है तमीज इसको। अल्लाह अल्लाह कैसी औलाद है भाई। सीमा आपा कानों को हाथ लगाकर बोली, फूफा जान बेहतर होगा आप अपना अंदाज बदल लें, नहीं तो अगर मैंने तरबियत की वजाहत शुरू की तो आपको मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा, आकिब ने सख्त अंदाज में कहा, जिस पर सीमा आपा पहलू बदल कर रह गई, क्योंकि जानती थी कि अब अगर इन्होंने एक भी बात कर दी तो आकिब कोई लिहाज नहीं रखेगा, और वो नहीं चाहती थी कि सबके सामने आकिब कोई बात कर दे, इसलिए खामोश रहने में ही आफियत समझी। आकिब
मुर्तज़ा साहब ने सख्ती से आकिब को टोका। बस भाईजान बहुत हो गया, बहुत मुझे भी नहीं करना रिश्ता, इसको तमीज़ तक नहीं, लिहाज तक नहीं है। सीमा आपा ने कहा, तो आपकी इन मेकअप की दुकान से शादी करना भी कौन चाहता है? आकिब ने पैंट की जेब में हाथ डाले कहा। आकिब की बात पर सीमा आपा की बेटियां तप उठी। बस बहुत हो चुका, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना और मुझे अभी इसी वक्त अपना हिस्सा चाहिए। सीमा आपा खड़ी होती बोली, शौक से लें, रोक कौन रहा है? वैसे भी ये हक आपका है। आकिब ने हाथ बांध कर कहा, जबकि बाकी सब शौक थे, खासकर मुर्तज़ा साहब के भाई। आपा ये आप क्या कह रही हैं? मुश्तबा साहब बोले, ठीक कह रही हूँ, मुझे हिस्सा चाहिए। जब रिश्ता नहीं करना तो हिस्सा भी किसी सूरत में नहीं दूंगी। सीमा आपा बोली, आप सुकून से बैठ जाएं, आपको बेटियों की फिक्र है ना, वो मसला हमारा है, हम कर लेंगे हल। मुश्तबा साहब बोले, जबकि मुर्तज़ा साहब खामोश थे। क्या कर लेंगे आप? मैं क्या यहाँ रोज रोज आऊंगी? मेरी बच्चियों के रिश्ते ले लो। अरे भाई साहब, मेरी बच्चियां अभी लवारिस नहीं हैं जो आप यूं करते फिरें, अभी इनकी माँ जिंदा है। सीमा आपा बोली, आपा अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। मुश्तबा साहब बोले, ठीक है आपा, हम अभी अपने अहमद के लिए माया का रिश्ता लेने को तैयार हैं। नगीन चच्ची जल्दी से बोल उठी। आकिब ने चच्ची को देखकर एक मुस्कुराहट उछाली। लालची औरत, आकिब ने आहिस्ता से कहा, जो कोई सुन ना सका। ठीक है, पर अपने लड़के से पूछ लो, बाद में ये ना हो आप भी कहें कि आपका बेटा हाथ से निकल गया। सीमा आपा आकिब को देखती बोली, फिक्र न करें फूफो, अहमद आपकी उम्मीद पर पूरा क्या ज्यादा आएगा। आकिब मिर्जे से बोला, देखूंगी जब कोई तुम जैसा मुंह फट को लड़की देगा। सीमा आपा जल कर बोली, तो तैयार रहे ना फूफो, क्योंकि जल्द ही आपको मैं जला जला कर मारने वाला हूँ। आकिब फिर से मजाक उड़ाकर बोला, आकिब दफा हो जाओ अभी इसी वक्त। मुर्तजा साहब गुस्से से बोले, ओके डैड। आकिब हाथ खड़े करता वहां से कहता कमरे में आ गया। तब पीछे सब बातों में लग गए, जबकि मुर्तजा साहब खामोश उठकर अपने कमरे में चले गए और मरियम बेगम आकिब के पीछे। ये क्या तरीका है बात करने का? मरियम बेगम ने कहा, मॉम आप जानती हैं मुझे नहीं पसंद कि कोई आपके साथ बदतमीजी करे। आकिब ने कहा, उफ, तुम नहीं जानते, तुम्हारी इस तरह से बात करने से बाकी सब किस तरह सोच रहे होंगे। मरियम बेगम ने अफसोस से कहा, मुझे परवाह नहीं सबकी। आकिब ने अटल लहजे में कहा, अल्लाह क्या करूं मैं इसका। और तुम किस लड़की की बात कर रहे थे नीचे? कौन है वो? मरियम बेगम ने खालिद माँ वाले अंदाज में पूछा। मॉम है कोई? आकिब ने कहा, बताओ। मरियम बेगम ने कान पकड़कर कहा, ओके ओके बताता हूँ। आकिब ने दर्द से कहा, पुलिस वाले लोगों के लिए हो, लेकिन मेरे लिए अभी वही छोटे से बच्चे ही हो। अब शाबाश बोलो, कौन है, कहाँ से है? मेरे बेगम आकिब के बालों में मरियम बेगम आकिब के बालों में हाथ मारती बोली, मुस्तफ़ा की बहन है, लेकिन मोम खुदा की पनाह शैतान की नानी है वो। लेकिन मुझे जज छोड़ी बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी मतलब अच्छी लगी, आप ज्यादा मत लें। आकिब ने कहा, ओह अच्छा, तो ये बात है। फिर कब जाना है मुस्तफ़ा के घर? वैसे भी बहुत तरसा हो गया, कभी मिला नहीं वो। मरियम बेगम बोली, मोम सुबह ले जाऊंगा, मिल लेना आप। बाकी अभी मेरा कोई इरादा नहीं शादी का, आप ज्यादा मत सोचना। आकिब ने आंखों में शरारत लाए कहा, हाँ जानती हूँ तुम्हारा मूड। माँ मैं हूँ तुम्हारी, और अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा, अब बस जल्दी से तुम्हारी शादी होनी चाहिए। आखिर सीमा आपा को भी पता चले मेरा शहजादा लाखों में एक है। मरियम बेगम आकिब के माथे पर प्यार करती बोली, ओके मॉम, अब थोड़ा रेस्ट कर लूँ, बहुत दिन बाद अपने कमरे की शक्ल देखी है। आकिब ने हाथ चूम कर कहा। फिर मेरे बेगम मरियम बेगम मुस्कुराती हुई चली गई। गुड़िया जैसे ही बेड पर लेटी, सेल पर मैसेज आया, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू एंड यू विल ऑल्सो सरप्राइज सून। गुड नाइट विथ स्वीट ड्रीम लाइक मी माइंड डेयरिंग गर्ल। गुड़िया पढ़कर तब करेगी ठरकी, एक बार तो मेरे हाथ आओ तो सही, फिर बताऊंगी। बड़े आए 2 नंबर पुलिस वाले। गुड़िया बोलती सोने को लेट गई, लेकिन फिर से मैसेज आया, मुझे मिस तो नहीं कर रही? आकिब ने लिखा था। गुड़िया का खून खोल उठा, किसी दिमाग वाले डॉक्टर के पास जाओ और इलाज करवाओ, मेरे दिन इतने बुरे नहीं आए अभी जो तुम जैसे 2 नंबर पुलिस वाले को मिस करूं। अब अगर मैसेज आया ना तो मैं सर फोड़ दूंगी। बाय। गुड़िया ने गुस्से वाले इमोजी लगाकर मैसेज भेजकर सेल ऑफ करती सो गई। जबकि दूसरी तरफ आकिब गुड़िया का मैसेज पढ़कर हंस पड़ा। मासूम, तेज, कातिल हसीना। आकिब आहिस्ता से कहता सेल एक जानिब रखकर सोने को लेट गया, क्योंकि कुछ देर बाद ही इसे वापस जाना है। सुबह नाश्ते में सब टेबल के गिर्द बैठे थे। सीमा आपा अभी तक यहीं थे। आकिब मुंह हाथ धोकर फ्रेश होता अपना यूनिफॉर्म में नीचे आया। इरादा तो चुपचाप घर से निकल जाने का था, लेकिन फिर मरियम बेगम के इशारे पर इसे रुकना पड़ा। सब आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सबकी नजर आकिब पर पड़ी, एकदम खामोशी छा गई। आकिब ने मजे से सबके खामोश चेहरों को देखा, फिर मरियम बेगम को। मुझे लगता है यहाँ सबको मेरा आना
कुछ पसंद नहीं आया। आकिब सीमा फूफो को देखता बोला, अरे नहीं, तुम इस घर के सबसे बड़े बेटे हो, बैठो नाश्ता करो। मुश्तबा साहब ने कहा, चाचू रहने दें, अच्छे से जानता हूँ इस मामूली सी बात पर आप झूठ ना बोले। आकिब कुर्सी खींचकर बैठकर बोला, जिस पर मुश्तबा साहब नादम से होकर रह गए, जबकि मुर्तज़ा साहब ने सख्त निगाह से उसे देखा, लेकिन वो आकिब ही क्या जिसे किसी की घूरी का असर भी हो जाए। मामा मुझे बस कॉफ़ी बना दें, आकिब ने टांग पर टांग रखकर कहा, और खुद मज़े से सेल में कुछ टाइप करने लग गया। कड़वी कॉफ़ी पी पी कर तो इसका मिजाज भी कड़वा हो चुका है। पुप्पो अपनी आदत से मजबूर होती बोली। पुप्पो की बात पर आकिब ने सर उठाकर इनको देखा। पुप्पो जान, आप मेरे मिजाज पर नजर ना रखें, बेहतर होगा आप अपने होने वाले दामाद पर नजर रखें, ताकि आपको मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो। आकिब ने अहमद की जानब देख कर कहा। अहमद, जो अभी जूस का घूंट मुंह में भर रहा था, आकिब की बात पर एकदम हवास बाख्ता हुआ और गोता लग गया। सबने अहमद को देखा, जबकि आकिब ने एक अजीब मुस्कुराहट से अहमद को देखा। संभल कर अहमद, अभी से ये हाल है तुम्हारा, हौसला करो, बहादुर बनो। आकिब अहमद को जो मायनी बात करता उठकर मरियम बेगम की जानिब चल दिया। ये सिर्फ परेशानी दे सकता है हमें, और कुछ नहीं। नगीन चची ने नखुवत से आकिब को जाता देख कर कहा, और फिर अहमद की कमर पर हाथ फेरा, जबकि अहमद को तो आकिब की गई बातों को सोचकर ही ठंडे पसीने आ रहे थे। मैं ठीक हूँ, अहमद आहिस्ता से कहता वहां से उठकर चला गया। तुम जल्दी आ जाना, मैंने मुस्तफ़ा के घर जाना है फिर, मरियम बेगम ने आकिब को कहा, जिस पर आकिब ने सर पर हाथ मारा। अभी तक इस बात को लेकर बैठी हैं? आकिब ने कहा, ज्यादा मनो मत, मुझे आज ही जाना है। इतनी मुश्किल से तुम्हें कोई लड़की पसंद आई है, अब मैं नहीं चाहती मजीद थोड़ी सी भी देर हो इस नेक काम में। मरियम बेगम ने कहा, अल्लाह मामा, आप ऐसे तो कह रही हैं जैसे आज ही मुस्तफ़ा से बात पक्की कर लेंगी। आकिब ने कहा, मुस्तफा से हाथ भी मांग ही लूंगी जल्द ही, आखिर को तुम्हारा दोस्त है, और फिर सबसे बढ़कर वो तुम्हें अच्छे से जानता भी तो है। मरियम बेगम ने कहा, मामा थोड़ा हौसला करें, इतनी क्या जल्दी है, और मेरा कोई मूड नहीं, आप प्लीज कोई बात ना करें ऐसी उससे। आखिर में जल्दी से कहा, अरे क्यों ना करूं, वही शादी की तैयारियां करते फिर एक वक्त लगता है, और फिर तुम तो हो भी हमारे इकलौते और घर के बड़े बेटे, तुम्हारी शादी के बड़े अरमान हैं हमारे। बस मैं तो जल्द अज जल्द ही मुस्तफ़ा से बात करूंगी। मरियम बेगम ने आकिब को डांट कर कहा, जबकि आकिब अब खुद को कोस रहा था कि आखिर इसने बताया ही क्यों था इस सब का। अच्छा ठीक है, जो मर्जी करें, अभी मुझे देर हो रही है, अल्लाह हाफिज। आकिब जल्दी से मरियम बेगम को गले लगाता माथा चूमकर भागा। जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करूंगी, अल्लाह हाफिज, मरियम बेगम ने पीछे से कहा, जिस पर आकिब मुस्कुराता हुआ चला गया। शाम होने को थी जब सुबह वाली लड़की रानी किसी बुरी बड़ी सी कार में वापस आई थी। हया सब कुछ ध्यान से देख रही थी। रानी ने हया को देखा तो इसके पास आ गई और हया को सर से पैर तक देखा। अच्छी खासी हो तुमसे हमारे घर में रौनक आ जाएगी, रानी ने हया को देखकर कहा। क्या मतलब? हया ने पूछा। मतलब तुमसे घर में थोड़ी रौनक हो जाया करेगी, वरना घर सूना सूना सा रहता है। रानी जल्दी से बात बदल गई। ओह अच्छा, हया ने सर हिलाया। तुमने खाना खाया? रानी ने पूछा। हाँ, मुन्ना लेकर आया था, हया ने बताया। चलो अच्छा हुआ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर बात करते हैं। रानी हया को देखती टक टक करती कमरे में चली गई, जिसको उसने जाते हुए लॉक किया था। उसके जाते ही हया ने कमरे का बाहर से जायजा लिया, जो अंदर से काफी बड़ा लग रहा था। अब हया को इंतजार था कि वो किसी तरह इस कमरे में दाखिल हो। इसके लिए इसे रानी से दोस्ती करनी थी। तभी कुछ सोचती अंदर गई। क्या हुआ शाह? शाहदिल अपने दोस्त के पास बैठा था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, शाह ने कहा। तुम हुक्म करो, शाहदिल के दोस्त ने कहा। मुझे हया की हिफाजत के लिए एक दो आदमी चाहिए, शाह ने कहा। बस इतनी सी बात है, तुम हुक्म तो करो, शाह के दोस्त ने कहा। नहीं बस यही, वो खतरे में है और मैं नहीं चाहता उसे कोई नुकसान हो, शाह ने सांस लेते कहा, जिस पर शाह का दोस्त उमर मुस्कुरा दिया। हो जाएगा काम, तुम बेफिक्र हो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, भाभी को कुछ नहीं होगा, उमर ने आखिर में शरारत से कहा। शाह मुस्कुरा दिया। कब प्रपोज करने का इरादा है? उमर ने कहा। ठीक वक्त आने पर कर दूंगा, शाह ने कहा। और ये ठीक वक्त कब आएगा? मैं जानता हूँ पिछले 25 सालों से तुम मुंतजर थे, अब तुम्हें इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। बता दो भाभी को जो तुम्हारे दिल में है, उमर ने आहिस्ता से कहा। बता दूंगा, लेकिन पहले की काम तो निमट जाए, शाह मुस्कुरा दिया। मुझे इंतजार रहेगा, उमर भी मुस्कुरा दिया। मुझे भी, शाह भी हंस दिया।
देखो मैंने कल रात भी तुम्हारे हिस्से के बर्तन धो कर दिए थे। मोहिब ने गुस्से से कहा। तो क्या हो गया, इतना नहीं कर सकते तुम अपने भाई के लिए? लोग तो जान तक दे देते हैं अपने भाई की खातिर, और तुम हो कि जिससे ये एक छोटा सा काम नहीं हो रहा। मोहिब ने दुखी सी शक्ल बनाकर एक्टिंग करते कहा। सोफे पर बैठी गुड़िया मुंह पर हाथ रखकर हंसी को रोके हुए थी। बिल्कुल नहीं, अगर वो जान देते हैं तो बदले में उनके भाई भी किसी काम के होते हैं, ना कि तुम जैसे कामचोर। मोहिब ने मजीद गुस्से से कहा। तोबा तोबा, कैसा वक्त आ गया है अल्लाह, अब तुम मुझे बातें सुनाओगे? मुझे अपने बड़े भाई को मुहीब ने हैरत से पूछा। हाँ बिल्कुल, और ये क्या बार बार बड़ा बड़ा बोल रहे हो? बस एक मिनट बड़े हो तुम, और बड़ा होकर कौन सा एहसान कर दिया था मुझ पर जिसका बदला यूं मुझे सुना सुना कर ले रहे हो? मुहीब आज किसी सूरत में मुहीब की एक्टिंग में नहीं आ रहा था। बस ठीक है, देख लिया तुम्हारा प्यार, बस इतना ही था तुम्हारा प्यार। मैं ही हूँ जो तुम्हारी खातिर इस दिन खुद कार के आगे आ गया था, वरना आज तुम यहाँ मेरे सामने ना होते और ना मुझे बातें सुना रही होते। मोहिब आंखों पर हाथ रखकर बोला। ये आखिरी हरबा था जिससे हमेशा की तरह आज भी मोहिब पिघल गया था। बस कर दो, खुदा का नाम लो, इधर दो आलू, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। जितनी देर में तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है, इतनी देर में ये सब काम हो जाना था। मोहिब गुस्से से मोहिब के हाथ से आलू पकड़कर छीलने लग गया। मोहिब ने आंख बचाकर गुड़िया को जीत का इशारा किया, जबकि गुड़िया सोफे पर बैठी हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। यानी आज भी मोहिब इसकी बातों में आ गया था। इस सब बातों के पीछे काम बस इतना था कि गुड़िया की फरमाइश थी कि इसे आलू की टिक्कियां खानी थी, और इसके लिए मोहिब ने आलू उबाले थे। अब छीलने की बारी पर वो मोहिब को मुसलसल 10 मिनट से ब्लैकमेल कर रहा था, और आखिर अपने मकसद में कामयाब भी हो ही गया। अब मोहिब आलू छील रहा था और मजे से गुड़िया के पास जा बैठा और मोहिब मजे से गुड़िया के पास जा बैठा था। हिफ्जा की हालत अब कदरे बेहतर थी। मुस्तफ़ा का और हिफ्जा का आमना सामना नहीं हुआ था। इतने दिन के बाद आज हिफ्जा को गुड़िया ज़बरदस्ती धूप में लेकर आई थी। पास ही मनान लायन में गुड़िया के साथ खेल रहा था। मोहिब मोहिब मिलकर किचन में घुसे हुए थे। मुस्तफ़ा आज जल्दी ऑफिस आ गया था। मुस्तफ़ा की गाड़ी घर में आते देख मनान ने इस जानिब बाहें खोल ली। ये इशारा था जब जल्दी से मुस्तफ़ा से उठा ले। मनान को ऐसा करते देख कर गुड़िया हंस रही थी, जबकि हिफ्जा चुपचाप थी। मुस्तफ़ा गुड़िया को देख कर लॉन में ही आ गया। अस्सलामुअलैकुम, मुस्तफ़ा ने सबको सलाम किया। आगा जान, गुड़िया मनान को लिए मुस्तफ़ा के पास आ गई। मुस्तफ़ा ने झुककर मनान को उठा लिया। मनान मुस्तफ़ा के गले में बाजू डाले न जाने कौन सी जुबान में कुछ बता रहा था, और मुस्तफ़ा बहुत ध्यान से उसे सुन रहा था। आप मनान को अपने पास ही रखें, मैं मोहिब भैया से कहती हूँ जल्दी से बना ले टिक्कियाँ। गुड़िया अंदर की जाने भाग गई। पीछे हिफ्जा अकेली बैठी थी, तभी उठकर अंदर जाने लगी। जैसे मुस्तफ़ा ने इशारे से बैठ जाने का कहा, हिफ्जा इसी खामोशी से बैठ गई। कैसी हैं आप? मुस्तफ़ा ने नरम लहजा इख्तियार करते पूछा। ठीक हूँ, हिफ्ज़ा ने सर झुका कर कहा। किसी किस्म की परेशानी तो नहीं है आपको यहाँ? अगर कोई मसला है तो आप बता सकती हैं। मुस्तफ़ा ने लॉन की तरफ देख कर कहा। नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। आप सबका बहुत बड़ा एहसान है ये मुझ पर, जिसे मैं अपनी जान देकर भी नहीं उतार पाऊंगी। लेकिन इस एहसान के बदले जब कभी आप मुझसे कुछ मांगेंगे तो मैं हर मुमकिन तौर पर इसे पूरा करूंगी। हिफ्ज़ा ने तहम्मुल से कहा। यह तो वक्त वक्त की बात है। मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ खुश हैं। मुस्तफ़ा मनान को साथ लगाए बोला। हिफ्ज़ा ने कोई जवाब ना दिया। मुझे अब जाना चाहिए इस घर से। अब मज़ीद आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती, हिफ्ज़ा ने कहा। जिस पर मुस्तफ़ा ने हिफ्ज़ा को देखा और फिर नज़र फेरी। आप पहले संभल जाएं, फिर इस पर बात करेंगे, मुस्तफ़ा ने आहिस्ता से कहा। इतनी ही देर में गुड़िया हाथ में ट्रे पकड़े वहाँ आ गई, और फिर गुड़िया की बातें शुरू हो गईं, जिस पर हिफ्ज़ा हल्का मुस्कुरा रही थी, जबकि मुस्तफ़ा हिफ्ज़ा को देखकर गहरा सांस भर कर रह गया। सब लॉन में बैठे थे जब बेल की आवाज़ आई। मैं देखती हूँ, गुड़िया भागती हुई जाती बोली। दरवाज़ा खुला तो सामने ही जानी दुश्मन का चेहरा नजर आया। मामूल के खिलाफ आज उसने ब्लैक शर्ट और साथ में ब्लू जीन्स पहन रखी थी। सफ़ेद रंग पर काला रंग खिल सा गया था। माथे पर बिखरे बाल इसे मजीद जाज़िब नजर बना रहे थे। गुड़िया ने कड़ी नजर से देखा। अंदर तो आने दो, बाद में देख लेना घूर कर, आकिब ने शरारत से कहा, जिस पर गुड़िया का मुंह मजीद फूल गया और भूरी आंखें मजीद फैल गई। अल्लाह माफ करे, मैं क्यों देखने लगी तुम्हें? गुड़िया ने तप कर कहा। क्यों न क्यों के मैं हूं ही इतना हैंडसम। आकिब ने मजीद गुड़िया को तंग करते हुए कहा। शक्ल देखी है कभी अपनी? गुड़िया ने मुंह बनाकर कहा। देख तो रहा हूँ किसी की आंखों में। आकिब ने झुककर गुड़िया की आंखों में देखकर कहा, जिस पर गुड़िया हड़बड़ाकर पीछे हुई। शर्म नहीं आती, फजूल इंसान, गुड़िया ने बिगड़ कर कहा। आती है ना, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं आती, आकिब ने मुस्कुराकर कहा। बदतमीज, गुड़िया ने आहिस्ता से कहा। तभी पीछे किसी औरत का चेहरा नजर आया। गेट पर ही खड़े रहने का इरादा है क्या? मरियम बेगम ने आकिब को कहा। अरे मॉम, आपकी बहू नहीं जाने दे रही अंदर, तो मुझ मासूम का क्या कसूर? आकिब ने गुड़िया को आंख मारकर कहा। बहू? मतलब कौन बहू? गुड़िया परेशान सी बोली। तभी आकिब ने मरियम बेगम को रास्ता दिया।
सामने ही गुड़िया कमर पर एक हाथ रखकर खड़ी, एक हाथ थोड़ी तले रखकर सोच में डूबी थी। मरियम बेगम को पहली नज़र में ही गुड़िया भाग गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, मरियम बेगम ने बढ़कर गुड़िया के सर पर प्यार करते कहा। गुड़िया भक्का बक्का मरियम बेगम को देख रही थी। ये मेरी मॉम है, और मॉम आप तो जानती ही हैं इसको, ये मासूम शक्ल लड़की मुस्तफ़ा की बहन है। आकिब अपनी हंसी रोक कर बोला। तभी पीछे मुस्तफ़ा आता नजर आया। अरे आंटी आप! मुस्तफ़ा जल्दी से आगे बढ़कर मरियम बेगम से झुककर प्यार लेता बोला, साथ ही हाथ की पुश्त पर लब रखे। माशाल्लाह बड़े हो गए, तुम तो भूल ही गए अपनी आंटी को, मरियम बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। अरे आंटी ऐसी बात नहीं, बस वक्त नहीं मिलता कि कहीं आ जा सकूं, और फिर आप तो जानती हैं मुझ पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। मुस्तफ़ा मुस्कुराकर मरियम बेगम को अंदर ले जाता बोला। पीछे आके भी 2 कदम चलता अंदर आया और गुड़िया को देखा, जो अभी तक हैरान परेशान थी। अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर ना दो स्वीटी, आकिब ने पुरसोशोक निगाह से देखकर कहा। तुम्हारा होगा छोटा और मोटा दिमाग, खबरदार जो मुझ पर कोई कमेंट किया। गुड़िया ने तप कर कहा। ओके ओके नहीं करता, क्योंकि मेरे कहने से कौन सा तुम्हारा छोटा सा दिमाग और बड़ा होगा। आकिब ने हंसी दबा कर कहा। और दफा हो जाओ, तुम हो ही बदतमीज और 2 नंबर पुलिस वाले। गुड़िया तप कर कहती वहां से आ गई, जबकि आकिब हंसता हुआ गेट बंद करके पीछे आ गया। मोहिब और मुहीब मरियम बेगम से मिलकर किचन में घुस गए थे ताकि कुछ खाने पीने को ले आएं, जबकि गुड़िया चुपचाप मुस्तफ़ा के साथ बैठी मरियम बेगम को देख रही थी और सुन रही थी। माशाल्लाह से अब तो तुम सब बड़े हो गए हो, मरियम बेगम ने मुस्तफ़ा से कहा। जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है अब सब अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल हो गए हैं। लेकिन आप जानती हैं बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं रहेंगे तो बच्चे ही, मुस्तफ़ा मुस्कुरा कर बोला। तभी हिफ्ज़ा मनान के लिए लॉन्च में आई, क्योंकि मनान जिद कर रहा था कि इसे बाहर मुस्तफ़ा के पास लेकर जाए। हिफ्ज़ा मरियम बेगम और आकिब को सलाम करती एक तरफ बैठ गई। आकिब भी सर हिलाकर सलाम का जवाब दे गया। ये हमारे दूर की कज़न है आंटी, और ये इनका बेटा। मुस्तफ़ा मरियम बेगम की आंखों में आया सवाल देखकर खुद से जवाब देता बोला, और साथ ही मनान को गोद में उठा लिया, जो हिफ्ज़ा से भाग कर आया था। आप क्या करती हो बेटा? मरियम बेगम ने गुड़िया से पूछा। लड़ाई और बातें करवा लो बस, आकिब ने ज़ेरे लब आहिस्ता से कहा। आंटी मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, बस कुछ दिन तक हमारे पेपर्स होने वाले हैं, गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा। माशाल्लाह, फिर आगे क्या इरादा है? फिर आगे क्या इरादा है आपका? मरियम बेगम ने कहा। कुछ खास नहीं, बस मुझे डॉक्टर बनना है, गुड़िया ने जल्दी से कहा। जानवरों की डॉक्टर? आखिर की जुबान फिसल गई, जिस पर गुड़िया गुस्से से उसे देखा, जबकि मुस्तफ़ा हंस दिया। जी नहीं, इंसान नुमा जानवरों की, गुड़िया दांत पीस कर बोली, जिस पर आकिब ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को रोका था। हिफ्जा के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई, जिसे मुस्तफ़ा ने नोट किया था। गुड़िया जाओ देखो मोहिब वाले कहाँ रह गए, मुस्तफ़ा ने कहा। गुड़िया उठकर अंदर चली गई। हिफ्जा भी पीछे उठकर अंदर चली गई। मरियम बेगम ने मुस्कुराकर गुड़िया को जाते देखा। अब माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए हैं, तो तुमने क्या सोचा है इनकी आगे की ज़िंदगी का? मरियम बेगम ने मुस्तफ़ा से पूछा। मुस्तफ़ा खामोश हुआ। आंटी मैंने इनको भाई नहीं, माँ और बाप दोनों बनकर पाला है, इस नाते मैं कभी इन पर अपने फैसले नहीं थोप सकता, और ना ही कभी ऐसा किया है। इसलिए मैंने इनको इजाज़त दे रखी है, जो वो चाहें कर सकते हैं, शर्त यह है कि वो काम इनके लिए ठीक हो बस। मुस्तफ़ा ने कहा। अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि तुमने इनको कभी माँ बाप की कमी नहीं महसूस होने दी, और तरबियत जिस अंदाज से की है इस पर कोई शक नहीं। मरियम बेगम मुस्कुरा दी। मुझे उम्मीद है मॉम ये अपने बच्चों को भी ऐसे ही पालेगा, आकिब ने दरमियान में लकमा दिया, जिस पर मरियम बेगम हंस दी, जबकि मुस्तफ़ा ने आकिब को घूरा। क्यों नहीं, फिर कब कर रहे हैं शादी? वैसे भी अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए बेटा, इस घर में अब एक अदद औरत होनी चाहिए, मरियम बेगम ने कहा। मॉम मैंने तो बहुत बार कहा है घर बसा लो, पर ये मानता कब है? आकिब ने हंसी रोक कर कहा। नहीं आंटी, ये ऐसे ही बातें बना रहा है, बस पहले सबके फर्ज से फारिग होना चाहता हूँ, फिर अपने बारे में कुछ सोचूंगा, मुस्तफ़ा ने आहिस्ता से कहा। वक्त आने पर इनका फर्ज भी अदा हो जाएगा, लेकिन अभी तुम अपने बारे में कुछ सोचो बेटा, बल्कि मैं भी तुम्हारी मामा जैसी हूँ, कोई लड़की है नज़र में तो बताओ, कल ही जाते हैं हाथ मांगने, मरियम बेगम ने कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आंटी, मुस्तफ़ा ने हंस कर कहा, जबकि आकिब मुंह नीचे किए अब हंस रहा था, क्योंकि मुस्तफ़ा को इसने अच्छा खासा मुश्किल में डाल दिया था। हिफ्ज़ा भी किचन में आ गई। अब फारिग बैठने से अजीब लग रहा था। लाओ मैं इसे सेट कर देती हूँ, हिफ्ज़ा ने ट्रे पकड़ कर कहा, और खुद से चीज़ें तरतीब देने लगी। अरे आप ही रहने दें, हम कर लेंगे, मोहिब ने कहा, लेकिन हिफ्ज़ा ने मना कर दिया और खुद से तब करने लगी। मोहिब खड़ा हिफ्ज़ा के तेज से चलते हाथ देख रहे थे। मोहिब मोहिब गुड़िया हिफ्ज़ा को आप ही बोलते थे। अच्छे से सेट करके हिफ्ज़ा ने एक ट्रे गुड़िया को पकड़ा दी और बाकी चीज़ें सेट करके ट्रॉली में रख दी, और मोहिब से कहा अब ले जाए। मुस्तफ़ा की क्लास लग
चुकी थी तभी गुड़िया हाथ में ट्रे लिए आ गई। पीछे ही मोहिब और मोहिब भी चीज़ें लिए आ गए। हिफ्जा उठकर कमरे में चली गई। मनान मुस्तफ़ा के पास ही रह गया। गुड़िया ने सब कुछ टेबल पर तरतीब से रखा, जिस पर मरियम बेगम तो निहाल ही होगी। जीती रहो बेटा, मरियम बेगम ने गिलास पकड़कर प्यार से कहा, जबकि गुड़िया आकिब को नज़रअंदाज करके उठकर फिर से मुस्तफ़ा के पास जा बैठी। आकिब ने गुड़िया को देखा, जो अब मनान के साथ मसरूफ़ थी। फिर आकिब ने जेब से सेल निकाला और कुछ टाइप किया और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए गुड़िया को देखने लगा। गुड़िया को ही जेब में पड़ा सेल बज उठा। गुड़िया ने हैरत से सेल को देखा, फिर आकिब को इसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर सेल ऑन करके देखा, जहाँ इसका मैसेज सामने ही था। जल्दी से मुझे अपने प्यारे हाथों से गिलास दो स्वीटी। गुड़िया मैसेज पढ़कर तब उठी, आहिस्ता से टाइप किया। तब उठी और फिर आहिस्ता से टाइप किया, खुद ले लो, कौन सा हाथ नहीं है, गुड़िया ने कहा। आकिब ने मुस्कुराकर मैसेज पढ़ा, फिर टाइप किया, मुझे तुम्हारे हाथों से गिलास लेना है स्वीटी, जल्दी से पकड़ा दो, नहीं तो ठीक है, फिर मुस्तफ़ा तो सामने ही है। गुड़िया मैसेज पढ़कर गुस्से से सुर्ख हो गई। मुस्तफ़ा ने गुड़िया को देखा। क्या हुआ गुड़िया, मुस्तफ़ा ने पूछा। कुछ नहीं आका जान, गुड़िया ने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, और फिर आकिब को खा जाने वाली नजरों से देखा। लेकिन आकिब ने मुस्कुरा कर देखा, जिस पर गुड़िया का दिल किया सब कुछ उठाकर सर पर दे मारे। गुड़िया ने जब्त किया और उठकर गिलास उठाकर आकिब को पकड़ाया, लेकिन साथ ही जानबूझकर थोड़ा गिलास नीचे को कर दिया, जिसकी वजह से सारी कोल्ड ड्रिंक आकिब के ऊपर गिर गई। आकिब गड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ, साथ आकिब भी भाग गया, साथ मुस्तफ़ा भी भाग कर आया। ओ नो, ये क्या कर दिया गुड़िया, मुस्तफ़ा ने नाराज होकर कहा। पता नहीं आका जान, मुझसे गलती हो गया, सॉरी, गुड़िया मासूम बनकर बोली। आकिब दांत पीस कर रह गया। सॉरी आकिब, मुस्तफ़ा ने आकिब से कहा। कोई बात नहीं, बच्ची है, गलती से हो गया, जाओ जाकर धो लो, मरियम बेगम ने कहा। जाओ गुड़िया, इनको वॉशरूम तक ले जाओ, मरियम बेगम ने गुड़िया से कहा। गुड़िया तमीज़दार बच्ची बनकर सारे हिलाकर आगे चल दी। आ जाएं, गुड़िया ने कहा। आकिब जब्त करता उठकर पीछे हो लिया। गुड़िया ने मुस्कुराकर वॉशरूम की जानिब इशारा किया। जाओ, गुड़िया ने टेक लगाकर कहा। तुमने जानबूझकर ये किया, आकिब ने गुस्से से लेकिन आहिस्ता से कहा। आकिब इंतहा का सफाई पसंद था, इसे ज़रा सा दाग नहीं पसंद था, तो कहाँ ये, तभी इसे रह रहकर गुस्सा आ रहा था। हाय, मैं क्यों करने लगी, तुमने ही कहा था कि गिलास दो, अब दिया है तो भी मसला हो रहा है, गुड़िया ने हंस के कहा। आकिब थोड़ा करीब होता गुड़िया को दीवार के साथ लगा गया। गुड़िया इस हरकत पर हंसती चुप हो गई। गुड़िया ने हैरत से देखा, जो अपना चेहरा उसके करीब कर चुका था, इतना कि गुड़िया थोड़ा सा हिलती भी तो इनके चेहरे एक दूसरे के साथ छू जाते। क्या बदतमीजी है ये, गुड़िया ने गुस्से से कहा। आकिब ने गुड़िया के नाजुक लबों पर अपनी उंगली रखकर खामोश करवाया। गुड़िया के बदन में करंट सा दौड़ गया, सांस वहीं थम गई। मुझे ऐसी हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं स्वीटी, बेहतर है आइंदा ऐसी हरकत ना करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, आकिब ने नीली आंखें भूरी आंखों में गाड़ कर कहा। गुड़िया ने गुस्से से उसे देखा। क्यों ना करूं, तुम जो करते हो वो भी ना करूं, फिर वो भी ना करो फिर, गुड़िया ने जवाब दिया। मुझे बार बार अपनी बात को दोहराना पसंद नहीं, इसलिए ये पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, आखिर ने गुड़िया के चेहरे पर आई लट को पीछे करके कहा। नहीं तो क्या करोगे तुम, गुड़िया ने पूछा। अंदर ही अंदर गुड़िया खूब ज्यादा थी, लेकिन बाहर तो बहादुर बनी बैठी थी। गुड़िया की बात पर आकिब ने थोड़ा झुककर गुड़िया की आंखों में देखा। करने को बहुत कुछ है मेरी जान, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ करूं, आहिस्ता से कहता आकिब गुड़िया को छोड़कर एक फासले पर हुआ। गुड़िया ने अपना कब से रुका हुआ सांस बहाल किया। तुम हो ही बदतमीज, गुड़िया गुस्से से कहती वहां से चली गई, जबकि आकिब साथ झटक कर वॉशरूम में घुस गया। काफी टाइम साथ गुजार कर मरियम बेगम गुड़िया को ढेर सारा प्यार देती मुस्तफ़ा की जानिब आई। बेटा, तुम मुझे बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे आकिब है, और उम्मीद है तुम भी मुझे अपनी माँ की जगह समझते होगे, मरियम ने कहा। अरे आंटी, आप बिल्कुल मेरी मम्मा की जाती हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर, मुस्तफ़ा ने अकीदत से मरियम बेगम का हाथ चूमकर आंखों से लगाया। मैं बहुत जल्द तुम्हारे दर पर सवाली बनकर आऊंगी, मुझे यकीन है तुम अपनी माँ की झोली को खाली नहीं भेजोगी, मरियम बेगम मुस्तफ़ा के सर पर हाथ फेर कर बोली। आप बस हुक्म करें, आपके लिए मोरी जॉब मेरी जान तक हाजिर है आंटी, मुस्तफ़ा मुस्कुराकर बोला। जीते रहो, खुश रहो, मरियम बेगम मोहब्बत से बोली। अब ये जान लेने और देने की बातें कब तक चलेंगी, आकिब ने मुस्तफ़ा से पूछा। तुम चुप रहो, क्यों जल रहे हो, अगर आंटी मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार कर रही हैं तो, मुस्तफ़ा ने शरारत से कहा। ओ बस बस, मैं क्यों जलने लगा, जले तो मेरे दुश्मन, आकिब ने बोलते हुए पीछे खड़ी गुड़िया को देखा, जो आकिब की बात पर मुंह बनाकर रह गई। ठीक है, तुम भी आना हमारी बेटी को
کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ مریم بیگم نے مسکرا کر کہا، جی آنٹی ضرور، مصطفیٰ نے کہا۔ پھر مریم بیگم محب کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی آخر میں حفظہ سے مل کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ جاتے ہوئے عاقب نے ایک گڑیا پر ڈالنا اپنا فرض جانا اور ساتھ ہی اشارہ کر کے کہا کہ اب وہ اپنی سزا کے لیے تیار رہے۔ دن گزر رہے تھے۔ پھپھو نے احمد کے ساتھ اپنی بیٹی مایا کا رشتہ کر دیا تھا، جس پر خاص طور پر نگین چچی بہت خوش تھیں۔ آخر کو پھر جائیداد کا حصہ بھی تو ملنا تھا نا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں، کیونکہ بقول پھپھو ان کا کہنا تھا کہ وہ جلد از جلد اپنے فرض کو سر انجام دیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سارے گھر میں چہل پہل تھی، جبکہ عاقب ابھی بھی چپ چاپ گھر سے صبح ہی نکل جاتا بغیر کسی سے بات کیے۔ مرتضیٰ صاحب بھی اب عاقب سے ناراض تھے اور ایک دو بار آمنے سامنے ہوئے بھی، لیکن بات تک نہ کرتے تھے، اور عاقب بھی بس مریم بیگم سے بات چیت کرتا تھا، اوپر سے صبح سے گیا رات دیر تک واپس آتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا آمنا سامنا کسی نفس سے نہیں ہوا تھا، اور گھر میں تو پہلے ہی عاقب کی موجودگی سے کسی کو کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس دن کے بعد مریم بیگم تو ہر وقت گڑیا کے ہی گن گاتی تھی۔ مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے، مریم بیگم نے مرتضیٰ صاحب سے کہا۔ وہ بولے بیگم؟ مرتضیٰ صاحب نے کتاب ایک طرف رکھ کر کہا، مجھے عاقب کے بارے میں بات کرنی ہے۔ مریم بیگم نے کہا، اب کون سا چاند چڑھا کر آیا آپ کا بیٹا؟ مرتضیٰ صاحب نے کہا، ارے نہیں نہیں، مریم بیگم نے کہا، اور ساتھ ہی بیڈ کی ایک جانب بیٹھ گئی۔ پھر خیر تو ہے مریم؟ مرتضیٰ صاحب نے پریشان ہو کر کہا، ایک تو آپ ہمیشہ میرے بیٹے سے کسی برے کام کی ہی امید رکھتے ہیں، اتنا بھی برا نہیں ہے وہ، بس تھوڑا غصہ اور سخت مزاج والا ہے۔ مریم بیگم نے عاقب کی سائڈ لی، کہ ابھی اس نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے جو اس سے کوئی اچھی امید رکھی جائے؟ سب کے سامنے میری ناک کٹوا کر رکھی ہوئی ہے اس نے، اور آپ ابھی بھی اس کی سائڈ لے رہی ہیں۔ مرتضیٰ صاحب نے افسوس سے کہا، بچہ ہے، آپ بھی تو بے وجہ سختی کر رہے ہیں اس پر، جس کی وجہ سے وہ اس گھر سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ تھوڑا پیار سے بات کریں تو وہ سمجھ جائے گا۔ مریم بیگم نے مرتضیٰ صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی بولی، ابھی بچہ ہے، آپ کی یہی بات اسے مزید بدتمیز بنا رہی ہے بیگم۔ مرتضیٰ صاحب نے خفا ہو کر کہا، سدھر جائے گا جب اس کو ٹھیک کرنے والی آ گئی تو مریم بیگم نے مسکرا کر کہا، مطلب کون کرے گی اس سے شادی؟ ایک تو ہمارے نواب کے نخرے، خدا پناہ بیگم، جیسے کوئی شہزادہ ہو۔ مرتضیٰ صاحب نے کہا، ہاں تو شہزادہ ہی تو ہے میرا بیٹا، لاکھوں میں ایک ہے۔ مریم بیگم نے مسکرا کر کہا، بیگم آپ کہاں کسی کو جینے دیتی ہیں؟ اچھا بتائیں کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ مرتضیٰ صاحب نے مسکرا کر کہا، مجھے عاقب کی شادی کی بات کرنی تھی۔ مریم بیگم نے کہا، یہ تو بہت نیک خیال ہے، لیکن پہلے اپنے شہزادے سے پوچھ لیں۔ مرتضیٰ صاحب نے کہا، اسی کی رضامندی سے تو آپ سے بات کر رہی ہوں۔ جانتے ہیں اس نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے، اور میں نے بھی دیکھ رکھی ہے، بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، دونوں کی جوڑی بہت پیاری لگے گی، جیسے سورج اور چاند کی ہو۔ مریم بیگم ایک ہی سانس میں سب بول گئی۔ مرتضیٰ صاحب حیرت سے سب سن رہے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر جب آپ بھی خوش ہیں تو دیر کس بات کی؟ دیکھ لیں پھر کسی دن گھر میں بتا دیتے ہیں اور چلتے ہیں رشتہ لے کر۔ مرتضیٰ صاحب خوش ہوتے بولے، جی جی، بس میں عاقب سے بات کر لوں پھر آپ کو بتا دوں گی۔ مریم بیگم خوشی سے بولی، جسے دیکھ کر مرتضیٰ صاحب بھی ہنس دیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔